विश्व में लगभग हर जगह एक बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज मोबाइल विनिर्माता के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर, ऑटोमोबाइल निर्माता के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर और स्टॉक एक्सचेंज में चौथे नंबर पर है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% थी, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। महोदय, इतनी बड़ी महामारी कोविड के समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से भारत में सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डों का निर्माण तेज गति से हो रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। पूरा दुनिया जब अपनी आर्थिक व्यवस्था से चरमराई हुई स्थिति में थी, तब पूरी दुनिया के लोग भारत को बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि आखिर भारत की स्थिति क्या होगी। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति है, जो गरीबी में पला है, बड़ा है, गरीबी में जिया है, गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली कुशल सरकार में यह संभव हो पा रहा है कि गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कोई गांव का व्यक्ति जब घर से काम करने के लिए नहीं निकलता था, चूंकि हम लोग गांव में रहते थे, गांव में रहते हैं, गांव के लोग अपने घरों में जो मजदूर था, किसान था, जो श्रमिक था, दिन भर घर में रहता था, दिन भर घर में आराम करता था। ऐसी परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में ये चिंता आई कि गांव का व्यक्ति कोई भूख से तड़प तो नहीं रहा है, और उस परिस्थिति को, इस स्थिति का एहसास करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल मुफ्त में देने की व्यवस्था की है। लेकिन दुख के साथ करना पड़ता है महोदय कि इन्हीं के समर्थन से, जो बगल में बैठे हुए, इनके समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। इस गरीब के निवाले को भी वहां की सरकार छीनने का काम कर रही है। जहां पर 5 किलो राशन देना चाहिए, उस चावल को भी अपने खजाने में भरने का काम कर रही है, अपनी तिजोरी में बेच करके भरने का काम कर रही है। महोदय, हमने 2 अरब से अधिक कोविड वैक्सीन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से लगाए गए हैं, और देश में तो लगा ही लगा, देश के अन्य बाहर देशों में भी, दुनिया के अन्य देशों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन के माध्यम से देश को, अन्य लोग, दुनिया के लोगों को भी सुरक्षित बचाने का काम किया है। जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई है, उससे लक्ष्य कठिन नहीं लगता है। अक्टूबर 2023 जिसमें कुल निर्यात वर्ष 10 वर्ष के आधार पर 9.43 बढ़कर 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वस्तुओं का निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवा निर्यात 13.44% बढ़कर 28.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अक्टूबर 2023 में यूपीआई लेन देन 11.41 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सभापति महोदय, जैसा कि इन लोगों के माध्यम से जो कल मैं सुन रहा था कि जो शौचालय देश आजाद होने के बाद इस देश में गरीब परिवार के दरवाजे पर लगभग 13 करोड़ से अधिक घरों के सामने, गरीब परिवारों के घर के सामने शौचालय बनाने का काम किया गया है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि शौचालय कबाड़ खाना बन गया है, गोदाम बन गया है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ, गाँव की माताएं बहनें आज सम्मान के साथ उस शौचालय को इज्जत घर के नाम से पुकारने का काम करती है, और सम्मान पूर्वक उस शौचालय में जाकर के शौच क्रिया से निवृत्त होने का काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने का काम करती है, और उसी का नतीजा है कि आने वाला जो विगत चुनाव जो हुए हैं वो गरीबों का आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको आशीर्वाद मिला है, गरीबों का आशीर्वाद पूरा देश से मिल रहा है। सभापति महोदय, अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने खुद स्वीकार किया है कि एनपीए संकट की उत्पत्ति यूपीए शासन के दौर में हुई थी। एनपीए संकट का बीज कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए शासन के दौरान बड़े पैमाने पर फोन बैंकिंग के माध्यम से बोए गए थे। जब राजनेताओं और अधिकारियों के दबाव में अयोग्य एवं नकली व्यवसायों को ऋण दिए जाते थे,
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ईमानदार सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण ही हमने बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखा है। जैसे कि BBB के माध्यम से बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन की पारदर्शी नियुक्ति किया जाना, हमने बैंकिंग क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को पेशेवर अखंडता और स्वतंत्रता से बदल दिया है। बैंक रिकॉर्ड लाभांश चेक सरकार को सौंप रहे हैं और उन फंडों का उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जा रहा है। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कर्ज से दबे बुरे सपने से जन कल्याण का स्तंभ के रूप में बदल दिया है। पिछले दशक में सतत सुधारों ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने को सक्षम बनाया है। मजबूत बैंक तुलन पत्र और बेहतर आस्ती गुणवत्ता के साथ पिछले दोहरी तुलन पत्र समस्या को दोहरा तुलन पत्र लाभ में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी बैंकिंग प्रणाली तैयार हुई है जो अब उधार देने के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। दिनांक 11 अगस्त तक बैंकों की जमा राशि वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.5 से बढ़कर 6 साल के उच्चतम स्तर 192 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो गांव से आता हूं, गांव के किसान, जो छोटे किसान, जिस प्रकार से पैसे के अभाव में जब खेती करने का समय आता था, जब बीज लेने का समय आता था, खरीदने का समय आता था, खाद खरीदने का समय आता था, गांव के मध्यम किसान, छोटे किसान पैसे के अभाव में रोते थे। माँ बेटा से पूछती थी कि बेटा खेत खाद कब आएगा, बीज कब आएगा, कैसे खेती होगी। माँ के आंसू में पिताजी के आंखों में आंसू आने का काम करता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे करोड़ों किसानों के आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम किया। आज सम्मान पूर्वक बिना कर्ज लिए हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से किसान सफलतापूर्वक खेती करने का काम कर रहा है। आज किसान को DBT के माध्यम से प्रत्येक 4 महीना में 2-2 हजार रुपया और साल में 6 हजार रुपया देने का काम कर रहा है। देश का ऐसा ऐतिहासिक घटना है। कांग्रेस चाहती तो 65 सालों में आज किसानों के बारे में सोच सकती थी, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में चिंता नहीं किया। सिर्फ चुनाव के समय चिंता करती थी, चुनाव के बाद वो भूल जाने का काम करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देश की विकास की स्थिति पर बोलने के लिए मौका दिया। महोदय, विकास तब होता है जब देश की लीडरशिप, देश के लीडर का विजन, देश के लीडर की देश में और बाहर स्वीकार्यता और इच्छा शक्ति, ये कई कारक हैं जब होते हैं तब देश विकास करता है। और जब से 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसमें सभी गुण हैं और सबसे बड़ी देश विदेश में उनकी स्वीकार्यता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण इशू होता है जिस पर शायद अब तक किसी माननीय सांसद ने उसको कवर नहीं किया, और वो होती है देश की कानून व्यवस्था। जब आपकी कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, बम ब्लास्ट नहीं होते हैं जैसा कि यूपीए सरकार में होती रहती थी। महोदय, बहुत लंबी लिस्ट है। इस देश में जो विदेशी शक्तियां थीं वो भारत की प्रगति को देख नहीं पा रही थीं, और उस समय की जो लीडरशिप थी मोदी गवर्नमेंट के पहले, महोदय, देश में ब्लास्ट होते थे। जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद जर्मन बेकरी ब्लास्ट, हैदराबाद बुद्धा पार्क ब्लास्ट, गुवाहाटी ब्लास्ट, मोदी जी की हुंकार रैली में 2013 में पटना ब्लास्ट। महोदय, हमारे स्टेट में बनारस जो तीर्थ स्थल है, शीतला घाट ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, कचहरी ब्लास्ट, ये तमाम ब्लास्ट से पूरा देश थर्राता था। महोदय, मैं केवल 2 पर केंद्रित करूंगा, और वो है कि आतंकवादियों ने हमारे तीर्थ स्थल, हमारे पर्यटन स्थल, हमारे इकोनॉमिक केंद्र, उनको निशाना बनाया। महोदय, दिल्ली जो राजधानी है, महोदय, यहाँ 29/10/2005 को सरोजनी नगर पहाड़गंज में आतंकवादी घटना हुई थी। धनतेरस के 2 दिन पहले महोदय यहाँ करीब 70 लोग मारे गए थे। इसी दिल्ली में महोदय हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। 7/9/2011 को 15 लोग मारे गए थे, कोर्ट भी सुरक्षित नहीं था। यूपी में भी कचहरी ब्लास्ट हुआ था 2007 में, वो था बनारस, अयोध्या, लखनऊ। महोदय, दिल्ली में फिर 13/9/2008 को ब्लास्ट हुआ था बटला हाउस के 1 हफ्ता पहले, और इसमें 30 लोग मारे गए थे।
महोदय, जामा मस्जिद 19/9/2010 को ब्लास्ट हुआ था। उस समय कॉमनवेल्थ गेम था देश में। यूपी में 30 नवंबर को अयोध्या मामले में हाईकोर्ट का जजमेंट आना था। मैं ही उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। सेंसिटिव थी हमारी स्थिति, और उस समय जामा मस्जिद के पास उन्होंने एक ताइवानीज बस उस पर फायर किया, घायल हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मीडिया पुलिस तक पहुंच गई, तब उन्होंने एक कार में ब्लास्ट किया। ईश्वर की कृपा रही, उसमें आग लगी। ब्लास्ट नहीं होता, नहीं तो 200-250 लोग मारे जाते। क्या था उनका? देश में दंगा फैलाना और कॉमनवेल्थ गेम को ये करना कि देश सुरक्षित नहीं है। तो महोदय, ये पक्ष था और वो सब थे इंडियन मुजाहिदीन के। महोदय, यहीं पर बटला हाउस की घटना हुई 19 सितंबर 2008 से। टाइम हो रहा वो तभी। बटला हाउस में जो घटना हुई उसमें मारा गया आतिफ अमीन, इंडिया कमांडर था नॉर्थ इंडिया का। और जितने देश में ज़्यादातर ब्लास्ट हुए उसमें आजमगढ़ मॉड्यूल जो हमारे प्रदेश में स्थित है वो ज़्यादातर जिम्मेदार था, और उसका साथी साजिद मारा गया। महोदय, जब ये घटनाएं हुई तो हमारी बंगाल की एक चीफ मिनिस्टर, वो भी समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, गए वहाँ। उन्होंने कहा अगर ये झूठा नहीं है जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे देता हूँ। महोदय, इसी दिल्ली में, इसी पार्लियामेंट के सामने कुछ मीटर दूर 13/1/2001 को यहाँ पर हमला हुआ था जैसे मोहम्मद का। महोदय, हमारे 9 कर्मी, सचिवालय कर्मी और पुलिस सीआरपी के मारे गए थे। अभी हम लोग 13 तारीख उनको श्रद्धांजलि देंगे। जगदीश प्रसाद यादव, मातबर सिंह नेगी, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश जी, विजेंद्र सिंह जी और घनश्याम और देशराज जी। तो महोदय, ये ब्लास्ट होते थे। दूसरा टारगेट किया इन्होंने मुंबई को 93 में टारगेट किया गया, जब दाऊद इब्राहिम ने मार्च 93 में ब्लास्ट किए, और उस ब्लास्ट में मुंबई में 257 लोग मारे गए। महोदय, इसी पर मैं कहना चाहता हूँ, 257 मारे गए। और महोदय, उस समय जो मुख्यमंत्री थे 2093 में, जानते उन्होंने क्या कहा? जब ब्लास्ट हुआ, उन्होंने कहा था अब एलटीटी का काम है, कहीं उनके वोट बैंक पर असर ना पड़े। महोदय, 26/11 हम सभी जानते हैं, लश्कर तोयबा का हमला था। उसमें 2 IPS अफसर हमारे और मेजर उन्नी कृष्णन, 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 26 विदेशी मारे गए थे। पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। महोदय, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने झुठलाने की कोशिश की। एक बड़े नेता कांग्रेस के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बिजलाल जी प्लीज कंक्लूड। प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत बड़ा है। अदर स्पीकर्स आल्सो जी। तो उन्होंने किताब लिखवाई अजीज बर्नी से कि 26/11 ये साजिश है RSS की। तो महोदय, हमारे जो तीर्थ स्थल, इकोनॉमिक केंद्र दिल्ली, सबको आतंकवाद का इसलिए बनाया गया, निवेश ना आए। एडवाइजरी जारी हुई, भारत मत जाओ, क्योंकि असुरक्षित देश है। महोदय, जब से मोदी जी आए हैं, 0 टॉलरेंस है, कहीं ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, आतंकवादियों की हालत खराब है। और जब आज शांति सुरक्षा है इस देश में, तो निवेश आ रहे हैं, और वही कारण है हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। महोदय, अपने स्टेट की बात करता हूँ, 10 साल विरोधियों की सरकारें रही 2017 के पहले, और ये हालत था लूट मार अपहरण, रोज दंगे, कि ये होता हालत कि वहाँ निवेश नहीं आता था। वहाँ के मुख्यमंत्री जी दिल्ली और बॉम्बे में करते थे। अभी पिछले साल योगी जी ने जो किया निवेश सम्मेलन, महोदय, 36 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया, और उसका कारण है वहाँ की कानून व्यवस्था। तो महोदय, नक्सल में कहना है, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था धन्यवाद बिजलाल जी, इसलिए विदेश के लोग आकर्षित होते हैं, और इसलिए हमारी डॉक्टर एल हनुमंतैया है वो दिन दुनी Sir, my time. Sir, thank you very much for giving me this opportunity on discussion on the economic situation in the country. Sir, one thing that fits this government is do work for a teaspoonful, talk for a gallon.
And also in this government, sir, the Modi government development model, which has been told by many people, the poor forced to eat less while the rich make merry. That is the situation in the last 10 years of the administration. Sir, in 2023, the Indian economy is facing high inflation and income inequality. The high inflation is not the product of market forces alone, but the governmental interventions that prioritize one section over the another section. Sir, while the reduction is, particularly the LPG reduction, is a drop in the ocean, it does not provide any example, but lakhs of people, the families, are still suffering. So persistently, high inflation has been a constant alongside high unemployment and tepid growth, sir. Sir, I just give some figures of the UPA government and this government for the last 10 years. So the major difference between the UPA government and this government, the net foreign direct investment, it is the difference between the investments made by foreign entities in India and investments made by Indian entities in the foreign countries. Sir, during 2003 and 4 and 13-14, it was 1,087 for 6%. After the percentage of change during Modi ji's government, that is 2013-14 to 22 and 23, it is 462.2%. Sir, whereas the gross domestic product, it is the market value of the final goods and services produced in the year by a country. That is the gross domestic product. Sir, it was 302.3% during UPA government, and now it is 142.5%. You can see the difference. Sir, in real gross domestic product, which is very important, it is the total value of the final goods and services produced within the country in a year adjusted for inflation. Please conclude. Sir? Please conclude. Array, I have not yet started, sir. Your time is up. Then why should you call me? 3 minutes have been given. I was told I will be given 10 minutes. 3 minutes were given to you, sir. 3 minutes. Array, I would not have taken it. Kindly conclude. Then no point in continuing, sir. Thank you very much. Shri Sakaldeep Rajbhar ji. So please conclude. Please conclude. Please conclude. माननीय उपसभापति महोदय Please जी, conclude. आपने भारत की आर्थिक नीति पर बोलने का अवसर दिया, इसके Sir, लिए let him conclude. आपका दिल से राजभर जी उनको conclude करें. Please conclude. Sir, I wanted to give some more points and conclude this. Sir, there are two important things which I wanted to tell. The rich getting richer and the poor getting poorer is the major characteristics of this economy which is now running in the country. That is because, sir, 5% Indians now own 60% of the country's wealth, and whereas the bottom 50% of Indians own only 3% of the wealth. That is a very, very important issue, sir. Sir, the absolute number of poor in India has risen by 76 million. From 217 million in 12-13, it is 283 million in 1920 in rural areas, and from 53 million to 63 million in urban areas. Sir, this is a very important factor that whenever we talk about rich and poor, this is the statistics. Sir, I just want to bring it to your notice, sir, the bank loan write-offs. Sir, banks have written off loans worth 14.56 lakh crore since 14-15. In the last financial year alone, it is 2.09 lakh crore were written off.
But when the questions were asked in the parliament, the answers were different. Sir, now I know the finance minister may say that the loans written off and there are procedure and recover such loans, and write-off is not the same as waive off. That is what the answer we got. But sir, we look at the data, we see that devil in the details. Out of these total loans waived off, sir, 14% have been recovered. And this is not my data. Please conclude, sir. Or anybody's data. This is the government's data. The Standing Committee of Finance has given this data. 1.03 lakh crore were Thank you, recovered Hanumantaji. from Thank you. 7.35 lakh crore. Shri Sakaldeep Then what Rajbhat is the amount, sir? So I just, sir, put it before you. माननीय उपसभापति महोदय जी, आपने भारत की आर्थिक नीति पर बोलने Sir, it's का not अवसर going दिया। on record, sir. इसके It's लिए not going on record. आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय जी, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर है। 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और बढ़ते आर्थिक स्रोत का यह परिणाम है कि आज भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछ गया है। इसके लिए इस विभाग के माननीय मंत्री श्री गडकरी जी को भी दिल से बधाई देता हूं। रेलवे के क्षेत्र में हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। 2 सालों के अंदर पूरे देश में बुलेट ट्रेनें चलने लगेगी। सभी प्रदेशों में एम्स खुलता जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देश में IIT इंजीनियरिंग IIM नए खुल रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में उस शिक्षा का प्रावधान है। पूरे देश में हर घर में बिजली, हर घर नल से जल और गैस सिलेंडर, आवास, शौचालय, पेंशन सब गरीबों को दिया जा रहा है। यह सब प्रगति जो है आर्थिक नीति कुशल हाथों में होने के कारण है। आज हमारे देश के GDP दुनिया के तमाम मुल्कों से आगे 8.2 पर है। कृषि के क्षेत्र में भी किसानों का आय बढ़ा है और हमारा देश अन्न के मामलों में आत्मनिर्भर है। पिछले दिनों 2020 से 2021 में कोरोना काल में भी हमारे देश का आर्थिक विकास थोड़ा धीमा हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रगति कर रहे हैं और आज हमारी आर्थिक विकास दुनिया के तमाम मुल्कों से भी आगे चल रहा है। भारतीय वित्त बाजार में विदेशी संस्थाओं को अनुमति दी गई है। विदेशी व्यापार को बढ़ाया गया है। आयात निर्यात में छूट दी गई है। इसके अलावा विस्तारीकरण नीति के तहत कृषि सुधार और श्रम सुधारों पर भी विशेष लोन दिया जा रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच चुके हैं। इस क्षेत्र में हमारा देश पहले स्थान पर है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 45% से घटकर 22% पहुंच गई है। जल्द ही पूरी आबादी खुशहाली के लाइन में खड़ी दिखेगी। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प हैं और देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी पर पूर्ण विश्वास है। देश की जनता भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः ताजपोशी के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए मैं अपने देश की जनता के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोट बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री सदानंद शेठ तावड़े। Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to speak on important topic, economic situation in the country. As I stand to appreciate and acknowledge the dynamic strides our Bharat has made in terms of current economic outlook, I also take this opportunity to congratulate our beloved Prime Minister Modi ji and Honorable Member of this House, J.P. Nadda ji, for gaining a decisive mandate in northern India. The thumping victors in some India's larger states like Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh is not only an appreciative stamp on Modi ji's guarantee
of all-inclusive social and massive infrastructure sector development in those states, but it also reflects the trust the common people have placed on India's growing economic outlook. Thanks to dynamic leadership of Modi ji and the more particular efforts made by Honorable Finance Minister Nirmala ji and Honorable Minister Piyush Goyal ji. Sir, as we celebrate Bharat's changing face and image, I am more thrilled at what is in store for all of us concerning digitization, exports, industry growth, and the economic outlook. Modi ji's dream to transform India into a digital economy has gotten good results. As India aims for $10 trillion economy by the early next decade, this growth will be propelled by digitization, revolutionizing every segment of the economy. The digital revolution to contribute 20% of the GDP over the next 4 years, and the digital economy will play a pivotal role in narrowing the gap between rural and urban areas. Similar has been the success of Modi ji's ambitious Startup India mission. Startup innovation and institutional research have received a big boost in the changing Bharat. With tech startup taking the lead, Bharat has the third largest startup ecosystem, creating close to 1 million jobs since 2017. The total number of tech startups in Bharat is estimated to grow almost 3 times, from 68,000 in 2023 to 180,000 in 2030. Thanks to my party and my senior leaders in the government, Bharat has now thriving IT industry that is a major contributor to the country's GDP, employment and exports. It also excites me to state that Bharat investment inflation ratio is at lowest, making it easy to expand and diversify the businesses, and the GDP growth is above expectation. I would like to remind the August House that Bharat GDP growth has far exceeded the negative outlook projected by textbook economists like Raghuraman Rajan sitting in the AC chambers. Bharat economy is poised to grow over 6% in the financial year 2024, ranking among the world's fastest growing economies, much higher than China, and this may be piece of bad news for China lovers in Indian politics. Bharat GDP is expected to grow 6.4% to 6.8% this fiscal year, accelerating to 7% by 2026. In contrast, China's economic growth is projected to slow to 4.6% by 2026. I welcome the recent report by Global Credit Outlook 2024. New risk, new playbook, documented by S&P Global Ratings, and Bharat is set to become the third largest economy by 2030 and is expected to be the fastest growing major economy in the next 3 years. Currently, Bharat population has one of the best ratio between its working age population and its number of children and elderly. With the all right indicators at our right, Bharat is now becoming a gateway for setting up global manufacturing capacity, continuing to grow services and industry alongside the growth of infrastructure. Thanks to the resilient quality of the Indian industry, under the leadership of global leaders like Modi ji, for doing all that is required and all that is good for the industry and the economy. I am certain that the momentum for growth will further grow with the historical blessing in the form of popular vote for Modi ji and our glorious regime since 2014 and the year 2024 beyond. Thank you, Chairman, sir. Thank you. श्री अजय प्रताप सिंह. टाइम कितना है सर? 3 minutes. माननीय सभापति महोदय, भारत की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में चर्चा चल रही है। 3 मिनट का समय बहुत कम है और 3 मिनट के समय के साथ विषय के साथ न्याय करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। भारत की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए इस सदन के हमारे अनेक साथियों ने
पक्ष और विपक्ष में आंकड़े प्रस्तुत किए। इस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। हमारे वरिष्ठ साथी आज सदन में नहीं है, राम गोपाल जी ने कहा कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी उनकी राय का हूं कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करता, तो फिर भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान कैसे लगाएं? तो मेरा उत्तर है कि भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाने के लिए और किसी से नहीं पूछें, चलिए कलावती से पूछ लेते हैं। कलावती कौन है? कलावती वो महिला है जो उत्तर प्रदेश में रहती थी। कलावती के घर में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष गए थे। कलावती की खाट में बैठकर उन्होंने भोजन किया था। कलावती की झोपड़ी में वो घंटे 2 घंटे रुके थे। कलावती के माध्यम से उन्होंने भारत की गरीबी को जानने का प्रयास किया था, भारत की भूख को जानने का प्रयास किया था, गरीबों की जो आवश्यकताएं हैं उनको जानने का प्रयास किया था। और उसके बाद पूरे देश के गरीबों में एक आशा जागृत हुई थी कि कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब के झोपड़ी में पहुंच रहे हैं, गरीब को जानने का प्रयास कर रहे हैं, गरीब की आवश्यकताओं को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से गरीबों के जीवन में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा आया है। लेकिन उस झोपड़ी से जाने के पश्चात कलावती भी निराश हुई और भारत का गरीब भी निराश हुआ। कलावती के जीवन में अगर रोशनी आई, भारत के गरीबों के जीवन में रोशनी आई, तो सन 2014 के पश्चात जब इस देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, कलावती जी को पक्का मकान दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। कलावती के घर में अगर उज्ज्वला गैस आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार के काल में आई। कलावती की झोपड़ी में अगर बिजली आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में आई। कलावती को अगर पानी पीने की व्यवस्था उपलब्ध हुई तो कलावती तो नरेंद्र मोदी जी के जमाने में उपलब्ध हुई। यानी कि कलावती के जीवन में जो परिवर्तन आया, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम समृद्धि का आधार कहते हैं, जिसको हम प्रगति का मानक मानते हैं, अगर वो कलावती को प्राप्त हुआ है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भारत की आर्थिक समृद्धि का आकलन करना है तो कलावती से पूछ लीजिए। कलावती आज इस विषय पर सबसे उपयुक्त और सबसे सही जज है जो भारत की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। हमारे एक साथी हैं इस सदन के, उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। एक तरफ मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है। 1 मिनट और समय लूंगा मैं सभापति महोदय कि ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है तो वो उन लोगों पर कृपा नहीं किया जा रहा है। याद रखना चाहिए कि भारत की सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के जो भी वित्तीय उत्पाद हैं उसका समान रूप से वितरण हो। वो समान रूप से वितरण करने के लिए जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है ये एक माध्यम है। अगर गरीबों को हमने पक्का मकान दिया है, गरीबों को अगर हमने बिजली दिया है, गरीबों को अगर हमने पानी पीने की व्यवस्था किया है, गरीबों को अगर हमने पक्की सड़क दिया है, गरीबों को अगर हमने नेशनल हाईवे दिया है, गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए सारी सुख सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के कारण किया है। और इसके माध्यम से भारत के जीवन में जो परिवर्तन आया, भारत की आर्थिक स्थिति, अभी आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस दीपावली में जो हमारे यहाँ व्यापार हुआ है भारत में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। और ये जो आंतरिक व्यापार हुआ है दीपावली के दिन में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार पहली बार हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि भारत के जीवन में समृद्धि आई, भारतवासियों के जेब में पैसा आया है, इसलिए वो बाजार जा सके, इसलिए वो अपने बच्चों की अभिलाषा पूरी कर सके, इसलिए वो दीपावली पूजन अच्छी तरीके से कर सके, इसलिए वो मिठाई ला सके, इसलिए वो पटाखे ला सके, इसलिए वो दिए ला सके। तो ये जो मानक मैंने कलावती के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से, खाद्यान्न योजना के माध्यम से बताया है, और अगर आप इसको स्वीकार करते हैं, अगर ये आपको दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की स्थिति अच्छी हुई है,
बेहतर हुई है। अब भारत का भविष्य भी उज्जवल है। भारत ठीक रास्ते पे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर डीपी वत्स। थैंक यू सभापति जी। आपको देख के तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हरियाणा की बात कर लें। वैसे मैं 2 दिन से सुन रहा हूं, अगर अपोजिशन बेंचेस की सुने तो ऐसे लगता है स्थिति कुछ अलग है, मगर इंटरनेशनल एजेंसीज और ट्रेजरी बेंचेस और एक्चुअल देखें तो हिंदुस्तान मोदी जी की क़यादत में इतना बड़ा एक गढ़ा पार करके, यानी कि कोविड और अब दुनिया में 2 जगह जंग चली हुई है, ऐसे हालात में भी हमारी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो ये एक फ़ख्र की बात है। बट आई विल स्पीक फ्रॉम ए सोल्जर्स एंगल। पहले भी भारत सोने की चिड़िया रहा था, सोमनाथ सोने की चिड़िया था, मगर लुटेरा गजनी लूट के ले गया। उससे पहले भी हिंदुस्तान पे हमले होते रहे, क्योंकि हमारा डिफेंस मजबूत नहीं था और साइंटिफिक नहीं था। तो मैं डिफेंस की बात ज़रूर करूँगा कि हमारी ये सोने की चिड़िया की तरफ, जगत गुरु की तरफ जो हिंदुस्तान पेशकदमी कर रहा है, उसमें हम मोदी जी के सुरक्षित हाथों में कितने महफूज हैं। 2013 में डिफेंस बजट था 2.5 लाख करोड़, आज के दिन डिफेंस बजट है 6 लाख करोड़। और इतना ही नहीं, आज के दिन हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाते हैं, चंद्रयान को भी लैंड करते हैं दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, जो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हम अग्नि 5 भी बनाते हैं, जिसकी रेंज में पूरा संसार आ जाता है। और मोदी जी तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठ के ही वॉज लुकिंग एज फिट एज ए फाइटर पायलट। ये भी बड़ी फख्र की बात है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने कल बताया था लोकसभा में कि 2 बहुत बड़ी गलतियां हुई। कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। 2 गलतियां तो कश्मीर पूरा नहीं छुड़वाया और यूएन में सीज फायर के लिए चले गए। इस पे तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, मगर मैं कहता हूँ 4 गलतियाँ नेहरूवियन लीगेसीज टू दिस कंट्री, यानी पार्टीशन ऑफ द कंट्री फॉर द पर्सनल एम्बिशन ऑफ जिन्ना एंड नेहरू, यानी कि देश का विविश एक्शन हुआ, 30 लाख मारे गए, करोड़ों माइग्रेट हुए। और फिर उस वक्त के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के रोकने के बावजूद भी हिंदी चीनी भाई भाई एंड स्मिटन बाई सोशलिज्म से उन्होंने बगैर कोई बाउंड्री धारण किए तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। ऐसी स्थिति आ गई कि आज के दिन ये स्वरूप युद्ध चेंज कर गया और हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, सो कॉल्ड आज़ादी वाज इन फैक्ट टू बिगिन विद वाज बर्बादी। और हम इसलिए 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाते हैं, पाकिस्तान डे। उसके बाद हिंदुस्तान पूरी तरह से युद्धरत है और युद्ध अपना स्वरूप चेंज कर गया है। ऐसे हालात में हमारी एग्रेसिव डिफेंस, यानी अब हम दुश्मन पे सर चढ़ के बात करते हैं। एक दफ़ा रक्षा मंत्री ने कहा था कि चाइना बॉर्डर पे हम सड़कें, सुरंगें, टनल विकसित इसलिए नहीं करते कि उनके आने के लिए आसान रास्ता हो जाएगा चाइनीज़ के लिए। आज हमारा सिपाही उनके सर पे ओवरलुक करता है और बड़ी सुपीरियोरिटी के साथ हम डोमिनेट करते हैं।
इसी तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट है, मगर क्योंकि आपने घंटी बजा दी, मैं सोल्जर हूं, तो मैं ये कहूंगा कि हर एक फ्रंट पे डॉक्टर हूं, थोड़ी सी डॉक्टरी की बात भी कर लूं कि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं। 2.2 बिलियन को हमने वैक्सीनेशन दिया और वैक्सीनेशन के भी हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। लगता ऐसे है कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा और भारत की गौरव गाथा को नरेंद्र मोदी दोहराएगा, ये हिंदुस्तान दोहराएगा। जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में चर्चा करने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। महोदय, अगर देश की आज़ादी के बाद 2014 से 2023 तक का ये दशक अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टि में ये दशक जो है एक स्वर्णिम काल माना जाएगा भारतवर्ष का। हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में, इन 9.5 वर्षों में देश ने प्रगति की है। अगर आप चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे सामरिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा है और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता। हमारे विपक्ष के बैठे मित्रों ने भले ही तमाम आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा भी ये बात को समझती है कि इन 10 वर्षों में जिस तेजी के साथ देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है वो अकल्पनीय है और इन लोगों ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि देश इतनी तेजी के साथ प्रगति कर सकता है। जबकि इन 10 वर्षों में देश ने कोरोना जैसी महामारी को भी झेला, दो बड़े युद्ध हो रहे हैं दो देशों के, और उनके चलते तमाम सारी दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी घुटनों पर आ गई, लेकिन उसके बाद भी ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी समाज के प्रति जो दायित्व है सरकार का, उसका भी जिस तेजी के साथ निर्वहन कर रहा है। इन तमाम सारी चुनौतियों के बाद भी देश आगे भी बढ़ रहा है, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये दशक है, ये स्वर्णिम काल होगा देश के आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से ये 10 वर्ष बहुत ही मूल्यवान होंगे। मान्यवर, आप देखें जिस तरीके से आज देश, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वावलंबन का नारा दिया, तो आज हर क्षेत्र में, यहाँ तक खिलौने तक जो विदेशों से आयात हुआ करते थे, चाइना से करोड़ों रुपए के खिलौने आते थे, आज देश में खिलौना उद्योग भी इतनी तेजी के साथ बढ़ा। दीपावली में विदेशों से आने वाली तमाम वो झालर और वो बिजली की रोशनी, वो सारी जो करोड़ों रुपए की आयात हम करते थे, देश ने मोदी जी के आह्वान पर देश ने स्वयं उन सारी चीज़ों का निर्माण करना प्रारंभ किया और जिससे कि हम बड़े सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे हम स्वावलंबन की ओर बढ़े हैं। आप देखें मान्यवर, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रक्षा उत्पाद जिनको कि हम आयात करते थे दूसरे देशों से, उन रक्षा उत्पादों को हमने देश के अंदर बनाने का काम किया, इंडिजिनस। और आज इतना ही नहीं, हवाई जहाज से लेकर प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर भी हमारा HAL बनाने का काम कर रहा है। तो आज मैं देखो औद्योगिक दृष्टि से देश कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारे तेजस विमान का लोहा आज सारी दुनिया मान रही है कि जिस तेजी के साथ हमने तेजस विमान और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर बना करके दुनिया को दिखाने का काम किया है कि भारत हर देश, हर क्षेत्र में सक्षम है। आप जैसे देखें चंद्रयान पर जितनी सफलता के साथ हमने लैंड किया और उसके बाद जो आज सारी दुनिया के सामने है कि हमने हर क्षेत्र में अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज इस बात से सभी लोग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का, ये मान्यवर कोई छोटा दायित्व तो नहीं था। कोरोना जैसी महामारी में तमाम गरीबों के रोजगार चले गए थे, जो मजदूरी करते थे उनके रोजगार चले गए, लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट था। ऐसे में हमारी सरकार ने, यशस्वी नेता माननीय मोदी जी ने कहा, देश के उन गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क राशन देने का काम करेंगे। और जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई 2020 से आने वाले 2028 तक के लिए इसे सुनिश्चित कर दिया गया कि निःशुल्क राशन हम गरीबों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होने का काम करेंगे। मान्यवर, गरीब
बीमार हो जाता था, इलाज नहीं हो पाता था, उसके पास पैसा नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाकर 5 लाख तक का इलाज हर गरीब का निःशुल्क की व्यवस्था कर दी। उससे गरीबों के जीवन में भी रोशनी आई। गंभीर बीमारी, चाहे हृदय रोग की हो, किडनी की हो या कोई और गंभीर बीमारी, उनका इलाज गरीब आदमी नहीं करा पाता था। आज सभी अस्पतालों में उनके लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था। हम स्वच्छता की बात करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया, देश में एक नई क्रांति आई है। और आज अगर आप देखें सामाजिक जीवन में भी स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है और कितनी तेजी के साथ देश ने उसे अंगीकार करने का काम किया है। 12 करोड़ से ज्यादा स्वच्छ शौचालय बनाकर हमारी महिलाओं की इज्जत और उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया, इज्जत घर का रूप देने का काम किया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस दे करके, जो वो धुएं से खाना बनाती थी, गीली लकड़ी से खाना बनाती थी, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनाकर मानवर गरीब को भी पक्की छत देने का काम किया। जेनेरिक दवाओं के माध्यम से दवाओं की कीमत इतने बड़े पैमाने पे कम की कि आज जो दवाएं बाजार में 100 रुपए में मिला करती थी, जेनेरिक स्टोर पर 10 रुपए 15 रुपए वो दवाएं मिलती हैं। और हजारों की संख्या में जेनेरिक स्टोर बनाकर गरीबों को भी अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखें, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को निरंतर सब्सिडी देने का, उनको सम्मान राशि देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, यूरिया हो, DAP हो, NPK हो, सारे जो हमारे कृषि के जो भी खाद थी, फर्टिलाइजर थे, उनके ऊपर एक बड़ी छूट देने का काम सरकार ने किया। और यहां तक कि 20% ही उनसे लिया जाता, 80% सरकार सब्सिडी देती है, जिससे किसान के ऊपर कोई अतिरिक्त भार न आने पाए। पूरे देश को नल से जल पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद भी आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की बात करते हैं। आप जिधर दृष्टि डालेंगे उधर आपको लगेगा इन 9.5 वर्षों में विकास ही विकास दिखाई देता है। मान्यवर, चाहे नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, जहां इनके समय में 8 से 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती थी, आज 40 किलोमीटर पर डे से ज्यादा हाईवेज का निर्माण हो रहा है। इतनी तेजी के साथ हाईवेज का निर्माण हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में देखें, एक नई क्रांति आई है। सारे देश के रेलवे स्टेशनों का उन्नयन हो रहा है, उनका उच्चीकरण हो रहा है। नई नई ट्रेनें आ रही हैं, कहीं वंदे भारत ट्रेन आ रही, कहीं रैपिड रेल आ रही है, मान्यवर कहीं पर जो है बुलेट ट्रेन आ रही है, शहरों के अंदर चलने के लिए मेट्रो ट्रेन आ रही। ये क्रांति आपको दिखाई नहीं पड़ती क्या? बिना आर्थिक समृद्धि के ये क्रांति हो सकती थी? आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रख करके देखें कि इन 9 वर्षों के अंदर जो देश ने तरक्की की है वो कोई सामान्य तरक्की नहीं है। और ये तभी संभव थी कि आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध होते। और आज दुनिया के जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, उन सब ने इस बात को माना है कि भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और ये अपेक्षा की है आने वाले दिनों में, जो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले पंचवर्षीय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने सारी आज केवल देश को ही नहीं दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में देखें मान्यवर किस तेजी के साथ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब सारी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, उसके बाद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था को कहीं भी डगमगाने नहीं दिया है। ये हमारे देश के कुशल नेतृत्व का ही प्रभाव है कि जिसके चलते हम तमाम सारे इन विकास के कार्यों को भी कर सकें। मानवर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, नए नए आयुर्विज्ञान संस्थान खुल रहे हैं। आज पूरे देश में आप एक एक राज्य में 2-2 आयुर्विज्ञान संस्थान बन रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आयुष के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी के साथ प्रगति हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधाएं जनमानस को देने का काम इस सरकार में हुआ है, वो अपने में भी एक उदाहरण है। मान्यवर, आप देखें इतने मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बने थे। और जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे, हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे। और 140 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य के लिए हमको चाहिए होंगे योग्य चिकित्सक। और उन योग्य चिकित्सकों को बनाने के लिए मोदी सरकार में ये लक्ष्य रखा गया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और हमारे बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम करेंगे। मान्यवर, इतना ही नहीं,
शिक्षा के क्षेत्र में आज देखें नए नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा है, महाविद्यालयों का निर्माण हो रहा है। नई शिक्षा नीति लाकर सरकार ने एक देश को नई दिशा देने का काम किया है। मातृभाषा को लेकर के भी सरकार ने जो प्राथमिकता दर्शाने का काम किया है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, ये पहली बार हमारी सरकार ने आजादी के बाद इसको प्राथमिकता देने का काम किया है। मानवर इतना ही नहीं, आज एयरपोर्ट देखें 70 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनकर तैयार हुए हैं और जिन पर कि आज जो उड़ान योजना के अंतर्गत सामान्य जन भी हवाई यात्रा करने में सक्षम हो सका है। ये बिना देश की आर्थिक समृद्धि के संभव नहीं हो सकता था। तो मान्यवर आज दुनिया भी देखें और कहीं भी किसी भी देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए सामरिक मजबूती बहुत आवश्यक है। मान्यवर जैसा अभी जनरल वत्स जी कह रहे थे, हमने सामरिक दृष्टि से भी देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। हमारी सेना के पास उनके आयुध भंडारों में कोई कमी न हो, हर तरह से सेना सक्षम हो ताकि हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। इसलिए आज हमारे आयुध भंडार भरे पड़े हैं तमाम उन उपकरणों से जिससे कि दुनिया से बड़ी से बड़ी ताकत का हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि आजादी के ये 9.5 वर्ष जो माननीय मोदी जी के ये स्वर्णिम काल के रूप में देखे जाएंगे, हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से देश समृद्ध हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। केवल हमारे विपक्ष के मित्र अपनी झेप मिटाने के लिए अनर्गल आंकड़े इकट्ठा करके पेश करने का काम कर रहे हैं। ये सारी दुनिया इस बात को जानती और मान्यवर इसका सबसे बड़ा पैमाना है देश की 140 करोड़ जनता जब भी जनादेश होता है हमारी सरकार के पक्ष में आता है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, देश तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जो अखंड जीतती है ये माननीय मोदी जी के प्रति और इस सरकार के प्रति जनता का विश्वास ही है कि जो हमारे प्रयासों से संतुष्ट है। सबका प्रयास सबका विकास और ये जिस नारे के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, आपने हमें अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। सभापति जी, आपने मुझे भारत की आर्थिक स्थिति पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, परसों से इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया बनने के रास्ते के ऊपर है। इस देश में बाबर से पहले जितने भी हमलावर आए, भारत से लाखों मन सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लूट कर लिए गए, फिर भी ये देश सोने की चिड़िया बना रहा। लेकिन अंग्रेजों ने न देश की संपत्ति को लूटा बल्कि देश की संपत्ति के साधनों को भी लूटा। और अगर उसकी वास्तविक तस्वीर देखनी है तो कोई भी भाई प्रेमचंद का साहित्य पढ़ सकता है, उसे भारत की असली तस्वीर का अंदाजा लग जाएगा जो अंग्रेजों ने जिस स्थिति में लाके भारत को खड़ा कर दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी के बाद भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए थी। हमारे देश के शहीदों ने, सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, शहीद बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह ने, शहीद चंद्रशेखर ने, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने, खुदीराम बोस ने किस लिए गोलियां खाई थी, किस लिए फांसी का फंदा चूमा था, किस भारत की कल्पना की थी, किस भारत की तस्वीर सामने रखकर वीर सावरकर ने सेलुलर जेल के अंदर यातनाएं सही थी और किस भारत की कल्पना करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने हजारों आजाद हिंद सैनिकों के साथ प्राणों की आहुति दी थी। वो भारत कौन सा भारत होना चाहिए था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए थी, हमारे सामने सवाल ये है। अभी जनरल वत्स जी युद्ध की चर्चा कर रहे थे। चाइना वार के समय में हमारे सैनिकों के पास क्या था? एक 303 की राइफल और 50 कारतूस, इसके सिवाय कोई एमिनेशन नहीं था। रेजांगला के अंदर जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, उन सैनिकों की डेड बॉडी को भी देख के किसी का भी हृदय कांप सकता था कि किस स्थिति में उन्होंने वो युद्ध लड़ा था। क्या था उनके पास? ना जूते थे, ना कपड़े थे, ना हथियार थे, ना कुछ नहीं था। आज भारत के पास राफेल है, आज भारत के पास तेजस विमान है, आज भारत के पास प्रचंड हेलीकॉप्टर है, आज भारत रक्षा उपकरणों का ना आयात बंद कर दिया बल्कि निर्यात शुरू कर दिया है।
आज भारत लाखों करोड़, हजारों करोड़ का रक्षा उत्पादन करके विदेशों को निर्यात कर रहा है। आज भारत की आर्थिक स्थिति ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे साथी विपक्ष के कई बार चर्चा कर रहे थे कि 2014 के बाद की बात क्यों करते हैं, 2015-14 से पहले की बात क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता इतने कंजूस और इतने छोटे दिल के नहीं हैं। सरदेव वाजपेयी जी ने कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। सरदेव प्रधानमंत्री जी कई बार नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा कर चुके हैं, अपने शब्दों में कर चुके हैं, कोई कंजूसी नहीं बरती है। लेकिन मैं बात करता हूं 1998 में वाजपेयी जी के आने से पहले की, मैं किसानों की चर्चा की बात करता हूं। भारत के किसान को कोऑपरेटिव लोन 10,000 रुपये 24% ब्याज के ऊपर मिलता था, और अगर 500 रुपये किसी किसान की किस्त टूट जाती तो उसको तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता था। गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून था। उनको 24 घंटे में बताना पड़ता था कि आपको किस अपराध में यहां पर बंद किया गया है। लेकिन किसान के लिए कोई कानून नहीं था। जब तक वो 500 रुपए की किस्त ना भर दे तब तक महीनों तक तहसील के हवालात में जिल्लत की जिंदगी जीते हुए किसान को रहना पड़ता था। इस किसान को अपमान से किसने पीछा छुड़वाया? वाजपेयी जी की सरकार आई, सरदेव राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, किसान क्रेडिट कार्ड बना के जो 24% ब्याज का जो रेट था उसको 7% के ऊपर लेके आए और किसान को तहसील के हवालात की जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवा दी। ये किसने किया? याद करने की चीजें हैं। और आज किसान को 0% के ऊपर मोदी जी की नीतियों की वजह से लोन मिल रहा है। जो किसान 10 रुपए अगर किसी पड़ोसी की लड़की को कन्यादान देना पड़ता तो महाजन की बही में को अंगूठा लगा के आता था, वो किसान आज 15 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेने के लिए अगर जाता है एजेंसी में तो कहता है नगद लूंगा, बताइए डिस्काउंट कितना देना है। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है। आप कल्पना करिए कि इस समय देश के अंदर हमारे घरों की स्थिति क्या है। हरियाणा की चर्चा कर रहे थे जनरल साहब, इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। हरियाणा सरकार एक ओलंपिक मेडल विजेता को 6 करोड़ रुपया इनाम में देती है, 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडलिस्ट को, और 4.5 करोड़ रुपया सिल्वर मेडलिस्ट को देती है, और 2.5 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को देती है। और अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत पाता, केवल मात्र ओलंपिक में पार्टिसिपेशन कर लेता है, तो उसको भी सरकार 25 लाख रुपए इनाम देती है। कहां पर है ये? कांग्रेस के लोग मुझे बताएं कि किस खिलाड़ी को कहां कब इनाम दिया गया था। तो मैं मान्यवर हरियाणवी एक थोड़ा सा मेरे ऊपर आप इतनी तो कर देंगे मेरे, थोड़ी सी मैं बात की अपनी चर्चा करूं तो मैं अभी युद्ध की चर्चा हो रही थी, सैनिकों को सम्मान किसने दिया? कारगिल के वार से पहले इस देश के सैनिक अगर अपनी शहादत देते तो उसके घर में क्या आता था? एक उसकी टोपी और एक उसकी बेल्ट या तार आ जाता था कि आपका बेटा वहां पर शहीद हो गया। वो तो डेड बॉडी का भी मुंह नहीं देख पाते थे। ये सैनिकों को सम्मान के साथ उनकी डेड बॉडी को वहां पर लाया गया और तोपों की सलामी, बंदूकों की सलामी के साथ गांव के शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। और सैनिक विधवाओं को पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, क्या कभी कांग्रेस को याद आया कि हमारे देश की सैनिक विधवाएं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, जो इतनी विकट परिस्थितियों में लड़ाई लड़ते हुए विदेशियों से अपना प्राणों की आहुति दे दी, उसके बाद उनका गुजारा कैसे होगा? ये बात और किसी को याद क्यों नहीं आई? ये वाजपेयी के समय के बाद भाजपा शासन में याद क्यों आई? अभी मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। आज हमारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था देखिए, आज हमारे कॉलेजेस की व्यवस्था देखिए, आज हमारे यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था देखिए, आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की व्यवस्था देखिए, आज वंदे भारत ट्रेन की व्यवस्था देखिए, हवाई अड्डों की व्यवस्था देखिए, और हमारे देश में जितने भी दास्ता के चिन्ह थे इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1977 से पहले, ये हार्डिंग लेन है, ये जॉर्ज पंचम रोड है, ये जॉर्ज सस्टम रोड है, ये विक्टोरिया रोड है, ये वेलिंगटन हॉस्पिटल है, ये इरविन हॉस्पिटल है। इस दास्ता के चिन्ह क्यों नहीं मिटाए गए? जब जब कांग्रेस इस देश से गई तब तक दास्ता के चिन्ह इस देश से गए हैं।
और जब कांग्रेस आती है तो दास्ता और दास्ता के चिन्ह भी वापस लौट के आ जाते हैं। ये देश के हालात रहे हमेशा। तो मैं ये आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर चर्चा करते हुए अगर कोई आंकड़ों की भी बात करे तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने के बाद भी पहली बार भारत ने 75,000 करोड़ से ऊपर के खाद्यान्न उत्पाद विदेशों को निर्यात किए। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है, हमारे देश के सैनिक की स्थिति ये है, हमारे देश की व्यापारिक स्थिति ये है कि उसके घर पर कोई भी इंस्पेक्टरी राज के लिए उसको तंग करने वाला नहीं है। अभी कल चर्चा हो रही थी, माननीय वित्त मंत्री जी बैंकों का सारा विश्लेषण दे रही थी, वो एनपीए कहां पर गए? ये विजय माल्या, ये मेहुल चौकसी, ये किन लोगों ने इनको लोन दिया था? ये देश से जितने भी भगोड़े हमारा धन लूट के ले गए, ये किन के राज में लेके गए थे? ये विश्लेषण की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि आर्थिक चर्चा करते हुए अगर कभी कोई भी बात आए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भारत निश्चित रूप से विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति की चर्चा में आपने मुझको अवसर प्रदान किया है। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि अमेरिकी डॉलर के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का युग इस वर्तमान अर्थव्यवस्था के कारण ही गया है। आज भारत रुपए से 22 देशों के साथ और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ आयात और निर्यात रुपए में कर रहा है। भारत आज अमेरिका के बैंक दिवालिया हुए, भारत का कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ। ये अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर मैं कहूं डॉलर का प्रेम और रुपए का, पिछली सरकारों के कार्यकाल में मैंने कहावत सुनी थी लैला और मजनू की। जब मजनू की पीठ पर बैत पड़ती थी तो लैला की पीठ पर उभरती थी। एक कहावत कही जाती थी, जब डॉलर गिरता था तो रुपया भी गिरता था, और ये था सब उस सरकार के कार्यकाल में। आज डॉलर से कोई संबंध रुपए का नहीं है और रुपया बिल्कुल नहीं कहीं गिर रहा है उनके डॉलर के मुकाबले। आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आज भारत ने व्यापार करने के लिए 18 देशों को अपनी बैंक में वोस्टो खाता खोलने की अनुमति दी है। रुपए से व्यापार करना ही हमारी आर्थिक स्थिति की मजबूती का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं कुछ तुलनात्मक बिंदु और कहना चाहता हूं। सकल घरेलू उत्पाद में यूपीए सरकार में 113.55 लाख करोड़ रुपए का था। मोदी सरकार के कार्यकाल में 272.04 लाख पहुंच गया। जीडीपी रैंक में यूपीए की सरकार में भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 5वीं अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था पर जाने का संकल्प मोदी जी की सरकार ने किया। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 72.805 थी। 2022-23 में यह 98,374 पहुंच गई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-15 में 45.15 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। आज 2021-22 के बाद 83.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर भारत में प्रत्यक्ष निवेश है। व्यापार करने की सुगमता 192वें स्थान पर थे यूपीए सरकार में और आज हिंदुस्तान 63वें स्थान पर है व्यापार करने की सुगमता में। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.